पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में आज हम खेती किसानी के क्षेत्र से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली स्थित पूसा में पशुधन नस्ल पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में क्या कुछ खास रहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पशुधन नस्ल पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन दिल्ली स्थित पूसा में किया गया। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी एवं देश भर के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने भाग लिया। इस समारोह में पशुओं के विभिन्न नस्लों के लिए प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा, हमारे देश में जो हमारे पशुओं की संख्या है लगभग 54 करोड़ के आसपास है और ये पशु हमारे धन की तरह हैं और तो इनका संरक्षण, इनका संवर्धन बहुत ज़रूरी है। वो तभी संभव होता है जब हम उनका पंजीकरण हो जाए और उसके लिए हम लोग उसके संवर्धन का प्रोग्राम चलाते हैं। हमारे देश में लगभग 54 करोड़ जो हैं उसमें से आधा के आसपास जो आधी आबादी है लगभग उनका वो किसी नस्ल के श्रेणी में नहीं आते। तो हमारा जो एक संस्थान है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, उसको ये दायित्व दिया गया है कि देश में जितने भी पशु हैं अगर किसी नस्ल की श्रेणी में आते हैं तो उसका पंजीकृत करके सरकार के द्वारा उसका गैजेट नोटिफिकेशन किया जाता है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, आईसीआर भी मिल करके इनका संरक्षण संवर्धन आगे हम बढ़ाते रहें। हमारे देश की नस्लें जो भी हैं इंडिजिनस हैं, वो क्लाइमेट चेंज है या जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए काफ़ी वो अब कहेंगे काफ़ी रेजिस्टेंस है। वो उस चाहे टेम्परेचर जितने भी हो 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और हमारी गायें भी, भैंसें भी और जो हमारे जो भेड़ें हैं, बकरियां हैं, ये सारे इन सभी टेम्परेचर को एक बढ़ते टेम्परेचर को भी ये सह लेती हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कि ये सस्टेनेबल है हमारे क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। और जिस तरह से जलवायु का परिवर्तन हो रहा है उसमें हमें इस तरह की नस्लें चाहिए जिन पर कि कम से कम प्रभाव पड़ता है, ताकि जिस उद्देश्य से हम लोग इनको पाल रहे हैं उनमें जैसे बीमारी का है, हमारी नस्लें बीमारी की भी काफ़ी प्रतिरोधी होती हैं। चाहे वो गाय की लीजिए बात, चाहे भैंस की बात कर लीजिए या भेड़े की बात कर लीजिए, बकरियों की बात कर लीजिए। और अब ये देखने की बात है कि राजस्थान वहाँ की जो जलवायु इतनी तीखी होती है, वहाँ का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, उसके बावजूद भी देश की सबसे अच्छी नस्लें हैं वो उसी देश से पाई जाती हैं। इसलिए हम लोगों को हमने एक जो है मिशन के मोड पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके देश की जितना हमारा पशुधन है उसका पंजीकरण हो जाए। इस अवसर पर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने कहा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से मैं यहाँ पर आया हूँ और हम लोगों ने बकरी की 3 प्रजातियाँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था और उसमें सोजत, गुजरी और करौली 3 प्रजातियाँ हैं जो कि राजस्थान की बड़ी अच्छी प्रजातियाँ हैं।
और जिनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत उत्तम है। एक तो उनका वेट बहुत अच्छा है और दूसरा 10 वर्ष से ज़्यादा की उनकी आयु है और 12 वर्ष 13 वर्ष की एवरेज आयु है और साथ में 1 किलो दूध भी वो देती हैं। और जो उनका बकरा है उसमें 30 किलो से ऊपर मीट उपलब्ध हो रहा है। तो जो ये हमारा आज रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उससे आगे भविष्य में जो हमारे राजस्थान में जो पशुपालक है, जो बकरी पालक है, उनको अपनी ब्रीड को सुधारने के लिए भी समय मिलेगा। और अभी हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया है उसमें हम लोग हर किसान मेले में बकरे किसानों को दे रहे हैं, कभी 25 कभी 30 बकरे हम हर गांव में बांट रहे हैं ताकि जो नस्ल है उसका सुधार हो सके। और साथ में जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन हुआ है इससे हम इन पे और शोध कार्य प्रारंभ करेंगे और इनको और इसकी शोध को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है वो हमारे जो पूर्व में जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर राठौड़ साहब, उन्होंने ये शुरू किया था और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आज इस कार्यक्रम को संपन्न कर पाए हैं। और मैं अपनी तरफ से डॉक्टर राठौड़ साहब को और जो हमारे कमेटी के जितने भी मेंबर इसमें हैं, विशेष रूप से जो हमारे CDFT के डीन हैं डॉक्टर लोकेश गुप्ता जी और डायरेक्टर रिसर्च हैं डॉक्टर शांतिलाल शर्मा जी, उनको और अन्य कमेटी मेंबर्स को बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये एक जो आज कार्यक्रम हुआ है ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों के में बकरियों की नस्ल बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पंजीकरण के लिए सर क्या प्रोसेस होता है? कैसे आप सेलेक्ट करते हैं कि इस प्रजाति को हमें उसको लेकर के और पंजीकरण करना है? उसमें परफॉर्मेंस देखी जाती है उनकी कि क्या परफॉर्मेंस है, बीमारियां तो नहीं हैं और उसके बाद उसका वेट क्या होता है, पूरा मैच्योरेशन में वेट क्या होता है, मिल्किंग कितना देते हैं। तो और सबसे बड़ी बात होती है कि उस परिवेश में वो कितना अपना बढ़ावार कर सकती हैं, क्योंकि हर स्टेट की आगे एक अलग क्लाइमेट होती है, जलवायु होती है और हर जलवायु में हर पशु जो है वो अच्छी तरह से बढ़वार उसकी नहीं होती है। इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर ने कहा, भारत सरकार के जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ये पशुधन नस्ल पंजीकरण का जो कार्य किया है ये वाकई में सराहनीय है, क्योंकि हमारे देश में बड़ी विभिन्न विविधताएं हैं। अगर हम देखें तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं और विदिन एक राज्य भी देखें तो हमारे पास जो पशुधन है उनकी नस्ल बहुत अलग अलग तरह की प्राप्त होती है। अब जैसे गाय, हमने जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं, राजस्थान में भेड़ और बकरियों का बड़ा एक महत्व है। आपने भी सुना होगा कि सबसे ज़्यादा संख्या में जो भेड़ और बकरियां हमारे राजस्थान में ही हैं, उसमें हमारे 3 ऐसी बकरियों को हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध भी हैं और उनका अगर संरक्षण सही तरह से किया जाए, मगर संरक्षण के लिए सबसे पहली चीज़ होती है उसका पंजीकरण किया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब मैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का वाइस चांसलर था, तब हमने हमारे विभाग से और हमारे डायरेक्टर रिसर्च ने सबसे मिल के हमने ये कार्य किया और उस समय हमने ये 3 जो विभिन्न नस्ल हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उनका पंजीकरण किया। अब एक है जो सोजत की है। अब वो जो सोजत का एरिया है, जो मारवाड़ एरिया कहलाता है, वो वैसे देखा जाए तो वो सब ह्यूमिड एरिया में आता है, मगर वहाँ की जो बकरी जो आती है वो वाइट कलर की इतनी सुंदर रहती है और उसके लैंप अगर बच्चे देखा जाए तो वो इतने सुंदर रहते हैं कि उसको देखते अच्छा व्यक्ति भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उनके जो मीट पर्पस के लिए भी बहुत अच्छी है। दूसरी जो हमने देखी करौली की और गुजरी, ये दोनों सेमी एरिड रीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर 61% एरिड है और 16% सेमी एरिड है। तो सेमी एरिड की भी जो नस्ल है वो एरिड के लिए भी सफल हो सकती है और वो 2 ऐसी नस्ल आइडेंटिफाई की गई कि बहुत भोली बकरियां हैं। वो अगर आपने देखा होगा, अक्सर बकरियों में ये कहा जाता है कि बकरी को अगर थोड़ा तंग करो तो थोड़ी देर बाद उसको भी गुस्सा आ जाता है, मगर ये दोनों ऐसी बकरियां हैं, विशेषकर गुजरी जो बकरी है सवाई माधोपुर एरिया में पाई जाती है, वो मीट के लिए भी अच्छा है और मिल्क के लिए भी अच्छा है। जहाँ तक बकरी का सवाल है वो तो मैं कहता हूँ कि अब तो सारे कवर हो जाएंगी, क्योंकि जब हम गुजरी और जो ये करौली वाली ले रहे हैं तो इनका पूरा एरिया जो है हमारा कवर हो जाता है और केवल मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में जो गोठवाड़ एरिया था वहाँ पर हमारे ये सोजत बकरी थी वो भी आइडेंटिफाई हो गया। जहाँ तक मैं सोचता हूँ बकरी का तो अब ऐसा नहीं रहा कोई, मगर हाँ भेड़ों का है। अभी भी भेड़ कुछ ऐसी है जिनको हमें देखना है, क्योंकि अभी तक जो पंजीकरण
हुई है भेड़ वो हमारे सेमी एरिड रीजन के लिए जयपुर के आसपास की जगह की है। तो कुछ भेड़ें जो हमारे विशेषकर हमारे रेगिस्तान में बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है उनका हमें पंजीकरण करना चाहिए। इसी तरह से ऊँट का भी देखा जाए तो ऊँट भी अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, मगर फिर भी ये ज़रूरत है क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर का ऊँट हमारे जोधपुर और पाली के ऊँट से अलग है। तो किसान भाइयों बहनों, कृषि जगत में हो रही खास हलचलों की जानकारी आपने हासिल की। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज हम आपको ले चलेंगे हरियाणा के फरीदाबाद में। वहां पर रहने वाले मुकेश यादव से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वैसे तो ये परंपरागत तरीके से ही खेती करते हैं, लेकिन इन्होंने इसमें आधुनिक तकनीकों को समाहित कर लिया है। जी हाँ, आधुनिक तकनीकों को अपनाया है इन्होंने और इसे अपने लिए काफी फायदेमंद भी बनाया है। तो किस तरह से रहा है इनका कामयाबी का सफर, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मुकेश यादव फरीदाबाद के छोटे से गांव मांझावाली में रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म खेती से जुड़े एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई इसी गांव से की और आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई चले गए थे। चूँकि इनका परिवार खेती बाड़ी से जुड़ा था, इसलिए खेती से इनका लगाव हमेशा ही बना रहा।
पढ़ाई के दौरान भी वे फसलों की बिजाई और कटाई के समय छुट्टी लेकर गांव आया करते थे। इसी बीच गांव और मुंबई में हो रहे कृषि में काफी फर्क महसूस किया। मुकेश ने पाया कि उनके गांव में आज भी परंपरागत तरीके से खेती की जा रही है, जबकि महाराष्ट्र के किसान आधुनिक पद्धतियों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष 2004 में मुकेश अपने गांव लौट आए और इन्होंने नई तकनीकों के साथ खेती करनी शुरू की। वे अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ ही गांव के किसानों को कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारियां देते हैं और सिखाते हैं। इन्होंने स्थानीय किसानों को कृषि और इससे जुड़े सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया। अपने खेतों में इलेक्ट्रॉनिक लेवलर चलाकर खेतों को समतल किया, जिससे उपज तो अच्छी हासिल हुई ही, साथ ही मजदूरों की संख्या भी घटी। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए मुकेश ने अपने खेत में सोलर फेंसिंग भी कराया। इन नई तकनीकों को खुद इस्तेमाल किया और किसानों को भी इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसान की लागत में कमी आई, सिंचाई में पानी की बचत हुई, बिजली कम खर्च होने लगी। यानी मुकेश यादव के प्रयासों से किसानों को फायदा होने लगा। इन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉपुलर की खेती करने के लिए प्रेरित किया। मुकेश यादव ने गेहूं के उन्नत प्रजातियां जैसे HD 2851, HD 2912, WR 544 को अपनाया। साथ ही धान की पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, पूसा 2511 का फसल चक्र अपनाकर अच्छा उत्पादन हासिल किया। इसके अलावा इन्होंने गेहूं के बीज का उत्पादन भी किया, जिससे इनकी आय में काफी इजाफा हुआ है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को फरीदाबाद और पलवल के किसानों ने अपनाया, जिसे मुकेश अपनी सफलता मानते हैं। मुकेश यादव ने गेहूं, धान और गन्ना फसल के चक्र के साथ वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया। इससे पानी की 20 से 40% की बचत हुई। साथ ही फसलों में खरपतवार नाशी के प्रयोग को 60% से घटाकर 20% कर दिया। इससे इनकी भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से बढ़ी और साथ ही उनकी आय भी दोगुनी हो गई। अपने क्षेत्र के किसानों को तकनीक से वाकिफ करवाने के लिए मुकेश ने खुद नई नई तकनीकों को अपनाया। इन्होंने धान की SRI तकनीक से बीज, खाद और रसायनों की बचत की। इन्होंने गहरी जुताई और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी अच्छी पैदावार हासिल की। किसानों को नई तकनीक से परिचित कराने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीनतम प्रजातियों को मुकेश यादव ने किसान क्लबों द्वारा दूसरे किसानों तक पहुंचाया। मुकेश यादव ने अनुसंधान परिषद की नई तकनीकों का किसानों के बीच खूब प्रचार प्रसार किया और इस सब के पीछे मकसद यही था कि किसान आगे बढ़ें और खेती को व्यावसायिक तरीके से करें, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मुकेश यादव को अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया।
आज बात करेंगे केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की। एक ऐसा कार्ड जो हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। जी हाँ, ऋण चाहिए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बस अपना किसान क्रेडिट कार्ड लीजिए और बैंक का रुख कीजिए, आपको आसानी से ऋण की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो कैसे बनवा सकते हैं आप अपना केसीसी, आइए जाने फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें, एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषण रहित रहे और साथ ही साथ हमारी जो फसलें हैं उनकी बढ़वार अच्छी हो, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। ऐसे में हमें भी अपनी भागीदारी निभानी होगी। त्योहारों में अक्सर देखा जाता है कि पटाखे जलाए जाते हैं, जिससे प्रदूषण दर काफी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर इसका विकल्प ढूंढ लिया जाए, जी हाँ, बहुत बेहतर रहता है हमारे पर्यावरण के लिए भी और साथ ही साथ हमारी फसलों के लिए भी। तो क्या है ये विकल्प, आइए आपको बताते हैं और साथ ही इससे संबंधित संदेश भी आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे शिवरात्रि महोत्सव मना रहे हैं। शिवरात्रि का त्यौहार हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जिस तरह से हम यहाँ आज मना रहे हैं, उसी तरह से हम अपने गांव में, जो कि हमारा गांव बिहार में है, वहाँ पर भी सबके साथ मिलजुल के हर धर्म का लोग, हर कोई मिल के वहाँ पर शिवरात्रि का त्यौहार मनाता है और पूरे हर्षोल्लास से उसके अंदर पार्टिसिपेट करके उसके साथ पूजा अर्चना करते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं, मंदिरों में भीड़ लगी होती है, प्रसाद वितरण किया जाता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि में देखिए हम लोग महाशिवरात्रि वाले दिन एक तो सुबह पूजा करते हैं, भोले बाबा का अभिषेक करते हैं
और अगले दिन फिर उसी दिन शाम को, महाशिवरात्रि वाले दिन ही शाम को हम लोग 4 पहर की पूजा करते हैं, पूरी रात चलती है और अगले दिन फिर हवन होता है और फिर भंडारा होता है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, दोबारा हमारा आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। साथ ही बता दें, आप हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।